नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। जैसा कि आपको पता होगा कि आईटीआई का एग्ज़ाम डेट आ चुका है और एडमिट कार्ड भी डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है और आपका एग्ज़ाम भी बहुत ही जल्द होने वाला है, ठीक। तो यहाँ पर बहुत से लोग कमेंट आ रहा था कि सर हमारा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का चैप्टर कंप्लीट करवा दीजिए, जो भी हमारा टॉपिक है। तो इस वीडियो हम लोग एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के जितने भी चैप्टर हैं सभी को कंप्लीट करेंगे, जो आपके सिलेबस के अनुसार हैं, ठीक। तो यहाँ पर चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो यहाँ पर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में जो आपका पहला चैप्टर शुरू होता है वह इंग्लिश लिटरेसी से शुरू होता है, यानी कि अंग्रेजी साक्षरता से। तो इंग्लिश लिटरेसी से हम लोग क्वेश्चन देखेंगे इस वीडियो में, ठीक। अब देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, ए रिज्यूम शुड बी, यानी कि एक बायोडाटा होना चाहिए। तो देखिए, जो भी बायोडाटा हो वह क्या हो, वह छोटा हो और प्रिसाइज हो, यानी कि संक्षिप्त हो और सटीक हो। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 का ए करेक्ट हो जाएगा कि छोटा हो और सटीक भी हो, ठीक। तो वही आपका बायोडाटा यानी कि रिज्यूम होता है। अच्छा, ठीक। दूसरे यहाँ पर क्वेश्चन है कि ए रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू बी कैरिड आउट इन ए जॉब इज कॉल्ड। नौकरी में किए जाने वाले कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का लिखित विवरण क्या कहलाता है। तो देखिए कि नौकरी में किए जाने वाले कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का जो लिखित विवरण होता है यह कहलाता है आपका जॉब डिस्क्रिप्शन। तो जॉब डिस्क्रिप्शन यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है कि आफ्टर रिसीविंग इंटरव्यू कॉल व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, यानी कि साक्षात्कार काल प्राप्त करने के बाद अगला कदम क्या होता है। तो देखिए, साक्षात्कार काल प्राप्त करने के बाद जो अगला कदम होता है वो रहता है कि अपियर एट इंटरव्यू, यानी कि साक्षात्कार में उपस्थित हों या साक्षात्कार में जाएं, ठीक। तो यहाँ पर ये हो गया आपका तीसरे का सी करेक्ट हो गया। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि चूज सुटेबल डब्ल्यू एच वर्ड फॉर द गिवन सेंटेंस, नीचे दिए गए उपयुक्त डब्ल्यू एच शब्द का चयन करिए। तो यहाँ पर कौन सा अक्षर भरा जाएगा इन चारों में, कह रहा है एनिमल डू यू लाइक। यानी कि यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि विच एनिमल डू यू लाइक, यानी कि आप कौन सा जानवर पसंद करते हैं, ठीक। तो यहाँ पर विच आएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क आफ्टर द वर्ड रोहन, यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर रोहन जो आ रहा है, करें इन और डेविड आ रहा है, इन दोनों के बीच में कौन सा पंक्चुएशन यूज किया जाएगा, यही आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए, जब दो से ज़्यादा नाम होते हैं, ठीक, तो वहाँ पर क्या किया जाता है कि जो भी नाम रहता है लास्ट में उसके पहले एंड लगाते हैं, बाकी जो भी अक्षर जो और उसके पहले रहते हैं उनके बीच हम लोग कामा लगा देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कामा का यूज करेंगे, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कामा। यानी कि रोहन है, रोहन के बाद यहाँ पर कामा आएगा, फिर डेविड आएगा, इसके बाद अब देखिए यहाँ पर जो 3 है तो इसके पहले एंड आएगा, जो लास्ट वाला रहेगा उसके पहले एंड आता है, बाकी इधर जितने भी साइड में रहेंगे सब कामा से अलग होते हैं, ठीक। जैसे कि अभी रहे कि मोहन डैश, यानी कि रोहन कामा डेविड, और रहता है श्याम कामा फिर राम, फिर इसके बाद लास्ट में अगर कोई और रहता है तो एंड लगा के फिर एक और नाम लिख के फिर ऐसे लिखा जाता है, ठीक। तो यही है आपका। तो ये हो जाएगा कि रोहन कामा डेविड एंड राम आर प्लेइंग हाइड एंड सीक, यानी कि रोहन डेविड और राम हाइड एंड सीक खेल रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग कामा से इसे अलग करेंगे रोहन और डेविड को, ठीक। अब देखिए यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन है, विच चूज द करेक्ट रिस्पॉन्स फॉर गिवन क्वेश्चन, दिए गए प्रश्नों के लिए सही उत्तर को चुनिए। हाउ आर यू बीन, यानी कि हाउ हैव यू बीन। तो यानी कि अगर आपसे कोई कहे हाउ हैव यू बीन, तो आप कहेंगे कि वेरी वेल, यानी कि हम बढ़िया हैं, आप कैसे हैं, तो वेरी वेल एंड यू, ठीक। कोई कहे हाउ हैव यू बीन, आप कैसे हैं, तो हम कहेंगे वेरी वेल, हम बढ़िया हैं, और आप कैसे हैं, ठीक। तो यही चीज़ यहाँ पर कहा गया है। छठा क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट रिस्पॉन्स ऑफ द गिवन क्वेश्चन, नीचे दिए गए प्रश्न का सही उत्तर चुनिए। व्हेन डिड द एक्सीडेंट हैपन, यानी कि एक घटना कब घटित या एक दुर्घटना कब घटित होती है, तो कब होती है, एट 10:30 लास्ट नाइट, ठीक। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब, क्रिया का सही काल चुने। कह रहा है इन डट 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 म्यूजिक व्हेन आई वाज चाइल्ड, यानी कि आई लर्नट, यहाँ पर सेकंड फॉर्म आएगा कि आई लर्नट म्यूजिक व्हेन आई वाज चाइल्ड, यानी कि मैंने म्यूजिक को सुना था जब मैं बच्चा था, ठीक। तो मैंने म्यूजिक को सुना जब बच्चा था। आठवां क्वेश्चन है कि सर्कुलम वीटा, जो शॉर्ट में सीवी के नाम से जाना था, इज आल्सो नोन एज,
देखिए सीयू का जो अन्य दूसरा नाम होता है वो रहता है हमारा रिज्यूम। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा, 8 का ए, रिज्यूम। अब देखिए यहाँ पर 9वां क्वेश्चन है कि फिल इन द ब्लैंक विथ कंपैरेटिव एडजेक्टिव, यानी कि तुलनात्मक विश्लेषण से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। योर पेंसिल इज क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर जो भी कंपैरेटिव आएगा ये आएगा आपका शार्पर, यानी कि योर पेंसिल इज शार्पर देन माइन, यानी कि जो इसका जो अर्थ अगर हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पर कहेगा कि आपका पेंसिल मेरे पेंसिल की अपेक्षा ज़्यादा तीखा या नुकीला है। ठीक, अब देखिए 10वां क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट फ्यूचर टेंस ऑफ वर्ब, यानी कि ये जो आपको टेंस दिया गया है इसको आपको फ्यूचर टेंस में लेकर जाना है, तो आप लोग इसके लिए क्या यूज करेंगे? तो देखिए फ्यूचर टेंस में यानी कि फ्यूचर टेंस वही होगा तब जिसके लास्ट में गा गी गया आता है, और इसके लिए हम लोग विल हैव सेल का सॉरी विल या सेल का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए वी विल गो टू द जू आफ्टर ब्रेकफास्ट, यानी कि हम ब्रेकफास्ट के बाद चिड़ियाघर जाएंगे। ठीक, या जाऊंगा, तो यही होगा इसका अर्थ कि वी विल गो टू द जू आफ्टर ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट के बाद हमें चिड़ियाघर जाना होगा। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट वर्ड, सही शब्द को रिक्त स्थान में भरना है। कह रहे दे डट 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 गुड फ्रेंड, यानी कि यहाँ पर वे क्या है? तो देखिए दे यानी कि वे, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं तो यहाँ पर हम लोग आर का प्रयोग करेंगे, तो दे आर गुड फ्रेंड, वे सब अच्छे दोस्त हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विथ प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस ऑफ द वर्ब, क्रिया के वर्तमान प्रगतिशील काल से रिक्त स्थान की पूर्ति करें। द ट्रेन क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, यानी कि यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इज पासिंग, द ट्रेन इज पासिंग थ्रू द टनल, यानी कि जो आपका ट्रेन है वह टनल से पास कर रही है, यानी कि सुरंग से पास कर रही है। 13 नंबर क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विथ प्रॉपर इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव से इसको फिल करना है। कह रहा है उचित प्रश्नवाचक विशेषण से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। कह रहा है आर यू गोइंग, यहाँ पर कह डैश 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 आर यू गोइंग, यानी कि वेयर आर यू गोइंग, यानी कि आप कहाँ पर जा रहे हैं। ऑप्शन नंबर भी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ पर जा रहे हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विथ प्रॉपर प्रोनाउन, उचित सर्वनाम से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। आई मेड दिस केक, अब देखिए जहाँ भी आई रहेगा आई के साथ हम लोग यूज करेंगे माई का प्रयोग, तो आई के साथ हम लोग माई का प्रयोग करते हैं। यू के साथ योर सेल्फ का प्रयोग करेंगे, ही के साथ हिमसेल्फ का प्रयोग करेंगे, इट के साथ इट सेल्फ का प्रयोग करेंगे। इसी तरह से सी रहेगा तो वहाँ पर हर सेल्फ यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा किससे स्टार्ट हो रहा था, आई से, तो आई के जब रहेगा तो हम लोग माई सेल्फ इसके लिए यूज करते हैं। तो आई मेड दिस केक माई सेल्फ, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। दूसरा यहाँ पर है जो अगला कह रहे फिल इन द ब्लैंक विद प्रॉपर प्रोनाउन, उचित सर्वनाम से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। कह रहे सी मेड दिस केक, अब देखिए हमने आपको बताया है कि जब सी रहेगा तो वहाँ पर हम लोग हर सेल्फ का यूज करेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, 15 का सी। इट के साथ इट सेल्फ का प्रयोग होगा, आई के साथ माई सेल्फ का प्रयोग होगा, ही के साथ हिमसेल्फ का प्रयोग होगा। ठीक, इसी तरह से यहाँ पर 16 नंबर का क्वेश्चन है कि फिल इन द ब्लैंक विद प्रॉपर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, उचित कर्मवाचक सर्वनाम से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। देखिए सी हैज हर्ट, अब सी के साथ हम लोग किसका यूज करेंगे, तो हर सेल्फ का यूज करेंगे, तो 16 का यहाँ पर बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 17 नंबर का क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल एडजेक्टिव फॉर गिवन सेंटेंस, दिए गए वाक्य के लिए उपयुक्त विशेषण से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। द लिटिल गर्ल डट डट आज रिलीव्ड हर मिसचीफ, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो लड़की का आंख है, छोटी लड़की, द लिटिल गर्ल यानी कि छोटी लड़की का जो आंख है वह ट्विंकलिंग यानी कि चमक रहा है। ठीक, 18 नंबर का क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल प्लेस प्रीपोजिशन, उपयुक्त स्थान पूर्व सर्व के साथ रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। माई हाउस इज ऑन द थर्ड फ्लोर होगा, यहाँ पर ऑन द थर्ड यानी कि हमारा जो घर है वह तीसरे मंजिले पर स्थित है। ठीक, ये हो गया। अगला है कि फिल इन द करेक्ट क्वेश्चन वर्ड, सही प्रश्न शब्द भरें। डट 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 इज द स्पीकर एट द फंक्शन, यानी कि हु, अब देखिए कोई भी अगर जीवित वस्तु है तो उसके लिए हम लोग हु का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो जीवित यानी कि
यहाँ पर जो हु इज द स्पीकर एट द फंक्शन, फंक्शन में वक्ता कौन था, ठीक, या प्रवक्ता या वक्ता, जो कुछ भी आप कहिए, तो स्पीकर जो था, तो यहाँ पर हम लोग हु का प्रयोग करेंगे, हु इज द स्पीकर एट द फंक्शन। 20 नंबर क्वेश्चन है, हाउ लेवल लैंग्वेज आल्सो कॉल्ड, निम्न स्तर, लो लेवल लैंग्वेज इज आल्सो कॉल्ड, यानी कि निम्न स्तर की भाषा को क्या कहा जाता है। तो देखिए जो निम्न स्तर की भाषा होता है, लो लेवल लैंग्वेज, वो कहलाता हमारा हमारा मशीन लैंग्वेज। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, प्रोनाउंसिएशन रिफर्स टू, उच्चारण को संदर्भित करता है कौन। तो देखिए उच्चारण को जो संदर्भित करता है वो रहता है प्रोडक्शन ऑफ साउंड, ठीक। 22 नंबर क्वेश्चन है, रीअरेंज द फॉलोइंग सेट ऑफ वर्ड्स इनटू मीनिंगफुल सेंटेंस, निम्नलिखित शब्दों के समूह को अर्थपूर्ण वाक्य में पुनर्व्यवस्थित करें। टीचर, स्कूल, वर्ड, सी ए एच, यानी कि यहाँ पर देखिए इसको अरेंज जब हम लोग करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कि सी वर्कड एज ए स्कूल टीचर, यानी कि वह एक स्कूल टीचर के रूप में कार्य करती है, ठीक। 23 नंबर का क्वेश्चन है, द वर्ड दैट एक्सप्रेसेस ए सडन एंड स्ट्रांग फीलिंग इज कॉल्ड, अचानक और प्रबल भावना को व्यक्त करने वाले शब्द को हम लोग क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग बोलते हैं इंटरजेक्शन। तो इंटरजेक्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन यू आर ग्रीटिंग हायर ऑफिशियल सच एज ए टीचर, इंस्ट्रक्टर एंड सुपरवाइजर, यू शुड यूज, जब आप शिक्षक, प्रशिक्षक या पर्यवेक्षक जैसे उच्च अधिकारियों का अभिवादन करते हैं तो आपको क्या उपयोग करना चाहिए। तो वहाँ पर यूज करना चाहिए गुड मॉर्निंग का प्रयोग, ठीक। 25 नंबर क्वेश्चन है, विच इज ए साइलेंट लेटर इन द वर्ड आंसर, आंसर शब्द में एक मूक अक्षर क्या होता है। तो देखिए जब भी हम लोग हिंदी में देखेंगे तो आंसर आता है, ठीक, इसको हम लोग आंसर पढ़ते हैं, आंसर को, जो यहाँ पे लिखा गया ANSWER, तो इसमें हम लोग देखेंगे जो W होता है, इसमें वह जो छुपा रहा है ये छुपा हुआ है, ठीक। तो यहाँ पर जो W अक्षर है वह हमारा छुपा रहता है। तो आंसर में देखिए अगर हम लोग हिंदी में पढ़ेंगे इसको तो आंसर है, तो आंसर में देखेंगे तो यहाँ पर W क्या है, हमारा साइलेंट है, यानी कि इसे हम लोग नहीं बोलते हैं। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 26 नंबर क्वेश्चन, व्हिच वन इज ए डॉज ऑफ डिस्कशन इटिक्स, ठीक, यानी कि कौन सा डूज चर्चा शिष्टाचार का है। तो यहाँ पर जो होता है शिष्टाचार का वो रहता है कि लिसन टू अदर, यानी कि अन्य को सुने। तो 26 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, अन्य को सुने। 27 नंबर क्वेश्चन है, विच वन इज डोंट नॉट ऑफ डिस्कशन इटिक्वेट, कौन सा शिष्टाचार का है। तो देखिए जो चर्चा यहाँ पर शिष्टाचार का होता है ये है आपका अर्गी अननेसेसरी, यानी कि 27 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी आंसर। 28 नंबर क्वेश्चन है, विच वन इज ए कार्डियल नंबर, कार्डियल नंबर कौन सा होता है। तो देखिए जो भी आपका जैसे कि हो गया 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 6 7 8 9 10, या फिर हम लोग इसी को लिख दो 1 2, तो ये सब हमारे कार्डियल नंबर होते हैं, ठीक। ये सब जो हमारे दिख रहे हैं ये हमारे रोमन अंक कहलाते हैं, तो ये हमारा नहीं होगा। तो कार्डियल नंबर हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 10 वाला सही हो जाएगा, ठीक। 29 नंबर क्वेश्चन है, विच वन इज ए कार्डियल नंबर, कार्डियल नंबर कौन सा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका ऊपर का तीनों रोमन अंक का है, तो वो हमारा कार्डियल नंबर नहीं, यहाँ पर जो 3 दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी वही सही हो जाएगा, कार्डियल नंबर है। अब देखिए 30 नंबर का क्वेश्चन, विच वन इज ए कार्डियल नंबर, कार्डियल नंबर कौन सा है। तो यहाँ पर देखेंगे ये आपका रोमन अंक है, ये आपका मिक्स वाला है तो ये आपका चलेगा नहीं, सी वाला भी आपका मैथ और इंग्लिश वाला मिक्स ये भी नहीं होता है। तो यहाँ पर लास्ट में हमारा बचा है 1, तो ये हमारा कार्डियल नंबर है। इसी तरह से 31 नंबर का क्वेश्चन है, अब हमने आपको बताया था आप इसको 1 लिखें या फिर 2 लिखें या फिर 3 लिखें, आप अगर ऐसे सिंपल में लिखते जा रहे हैं तो भी आपका ये सही होता है। इस तरह से यहाँ पर ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 1। यहाँ पर 5th देखेंगे तो इसका अगर हम लोग निकालेंगे तो इस तरह से 5th आएगा। 8th देखेंगे तो यहाँ पर 8 और TH बनेगा। सेकंड देखेंगे तो यहाँ पर 2 आएगा और ND आएगा। तो ये सब आपका B और C और D ये आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर कार्डियल नंबर सिर्फ 1 बचेगा। 1 को हम लोग कैसे लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे तो हमारा कार्डियल नंबर है, ठीक। ये हो गया। 32 नंबर का क्वेश्चन है, विच वन इज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयादिबोधक वाक्य कौन सा है। तो देखिए आपको विस्मयादिबोधक
वाक्य जब भी पहचानना हो तो आप लोग देखेंगे कि जहाँ कहीं भी आपको बीच में या कहीं पर भी इस तरह से आपको अगर साइन मिल जाता है तो आप लोग समझ जाइएगा ये विस्मयादि बोधक साइन है। ठीक, तो यहाँ पर ऐसा ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाता है। अब देख सकते हैं यहाँ पर 33 नंबर का क्वेश्चन है, विच वन इज एन एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस कौन सा होता है? तो देखिए एक्टिव वॉइस जो होता है उसमें क्या होता है कि बाई नहीं लगा रहता है, बाई हो विथ हो या कुछ हो उसमें नहीं लगा रहता है। तो ऐसा अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर बी वाले में देखेंगे तो यहाँ पर बाई लगा है, बाई जिसमें लगा रहता है वो हमारा रहता है पैसिव वॉइस, PASSIVE पैसिव रहता है। ठीक, तो बाई जहाँ पर भी पैसिव आपको चूज करना रहेगा तो पैसिव में देखिएगा आपका बाई रहता है, तो जहाँ जहाँ बाई रहेगा वो आपका पैसिव है, और जहाँ पर ये बाई नहीं लगा रहेगा वो हमारा होता है एक्टिव। ठीक, तो एक्टिव यहाँ पर कौन कौन सा है, यहाँ पर देखेंगे बाई पहले वाले में नहीं लगा तो आपका यही हमारा एक्टिव है। ठीक, एक्टिव वॉइस है। बाकी बाई लगे तो हमारा पैसिव वॉइस है। सी वाले में देखेंगे यहाँ पर बाई लगा ये भी हमारा पैसिव वॉइस है। बाई लग गए हैं यहाँ पर देख सकते हैं डी वाले, ये भी हमारा पैसिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस हमारा ए वाला है तो ये यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 वाला इसी तरह देख सकते हैं पैसिव वॉइस, हमने आपको बताया कि जिसके लास्ट में यहाँ पर आपको बाई देखने को मिल जाएगा वही हमारा पैसिव वॉइस है। यहाँ पर ए वाला आपका एक्टिव वॉइस है, बी वाला भी एक्टिव वॉइस है, सी वाला देखेंगे तो यहाँ पर लास्ट में बाई आ रहा है तो ये हमारा पैसिव वॉइस है। ठीक, पैसिव वॉइस है। डी वाला देखेंगे तो यहाँ पर बाई नहीं है तो हमारा एक्टिव वॉइस है। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सी। सी क्या है? ये हमारा पैसिव वॉइस है। ठीक, 35 नंबर क्वेश्चन, विच वन इज नॉट ए कंजक्शन। कौन सा एक संयोजन नहीं है? तो देखिए किसी दो वाक्यों को जोड़ने के लिए हम लोग जिसका यूज करते हैं वो हमारा कंजक्शन कहलाता है। दो वाक्यों को जोड़ने के लिए हम लोग एंड का भी यूज करते हैं, आर का भी यूज करते हैं, बट का भी यूज करते हैं, लेकिन आन का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, आन हमारा कंजक्शन या संयोजक नहीं है। अब देख सकते हैं यहाँ पर अब 36 नंबर का क्वेश्चन है, विच वन इज नॉट ए बेनिफिट ऑफ द रोल ऑफ प्लेइंग। भूमिका निभाने का कौन सा लाभ नहीं है? तो देखिए भूमिका निभाने जो लाभ नहीं है वो है हमारा ए कि बिल्ड्स कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास बनाता है। ठीक, तो यहाँ पर 36 का जो करेक्ट सॉरी भूमिका निभाने का कौन सा लाभ नहीं है, तो यहाँ पर देखिए होगा कि बोरियत विकसित करता है। तो भूमिका निभाने का जो लाभ है कि यह है डेवलप्स बोर्डम, जो है यही आपका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि बोरियत विकसित करता है, यही आपका भूमिका निभाने का लाभ नहीं है। बाकी आत्मविश्वास बनाता है, सुनने का कौशल विकसित करता है, ये भी सही है, रचनात्मक समस्या समाधान कौशल विकसित करता है, ये सब अच्छी चीजें हैं तो ये लाभ के अंतर्गत आते हैं। और बोरियत की बात की जाए तो इसलिए हमारा ये लाभ नहीं है, ये हमारा हानि ही है। ठीक, ये हो गया। विच वन इज नॉट ए वावेल, कौन सा स्वर नहीं है? तो A E I O U जो होते हैं हमारे स्वर होते हैं, और जो बाकी बचते हैं वो हमारे व्यंजन होते हैं, कॉन्सोनेंट कहलाते हैं वो। तो एफ हमारा बच्चा है तो एफ हमारा क्या है? कॉन्सोनेंट या व्यंजन है। 38 नंबर का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए गुड ऑफिस इटिक्यूट। निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छा कार्यालय शिष्टाचार है? तो देखिए जो अच्छा कार्यालय शिष्टाचार है वो है हमारा कि वन शुड ड्रेस फॉर्मली, यानी कि औपचारिक रूप से कपड़े पहनना चाहिए। ठीक, 39 नंबर क्वेश्चन है, वर्ड दैट इज प्रोनाउंस्ड द सेम एज अनदर वर्ड बट डिफरेंट मीनिंग इज कॉल्ड। वह शब्द समूह है जिसका उच्चारण दूसरे शब्द के समान ही हुए लेकिन अर्थ में भिन्न होता है, वह क्या कहलाता है? तो उसे हम लोग बोलते हैं होमोफोन्स। यहाँ पर इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा होमोफोन्स। ये हमारा दूसरा चैप्टर है आईटी लिटरेसी से। ठीक, तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है कि एक बाइट इक्वल टू कितना होता है? तो आप लोगों को भी पता होगा कि एक बाइट इक्वल टू होता है 8 बिट्स के बराबर। तो यहाँ पर पहले का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, एक बाइट इक्वल टू 8 बिट के होता है। देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, विच वन इज ए ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर का दिमाग कौन सा है? ऑप्शन है कीबोर्ड, सीपीयू, मॉनिटर, हार्ड डिस्क। तो देखिए कंप्यूटर का जो दिमाग कहलाता है वह सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहलाता है। कंप्यूटर का दिमाग, सीपीयू को हम लोग कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, जो एक कंप्यूटर सिस्टम में क्या होते हैं? तो देखिए जो भी कंप्यूटर सिस्टम होता है उसमें एक हार्डवेयर होता है और एक सॉफ्टवेयर होता है। ठीक, तो उसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होते हैं कंप्यूटर में। हार्डवेयर वे होते हैं जिसको हम हाथ से छू सकते हैं। ठीक, वो हमारा हार्डवेयर होता है। सॉफ्टवेयर वो होता है जिसे हम लोग छू नहीं सकते हैं, सिर्फ देख सकते हैं, वो हमारा सॉफ्टवेयर होता है। ठीक, ये हो गया।
अब देखिए यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है, कह रहा है कि ए प्रोग्राम दैट इफेक्ट्स अदर प्रोग्राम बाय मॉडिफाइंग देम इज कॉल्ड। एक प्रोग्राम जो दूसरे प्रोग्राम को संशोधित करके संक्रमित करता है क्या कहलाता है? तो देखिए जो संक्रमित करने का कार्य करता है वह वायरस करता है। ठीक, यहाँ पर ये वायरस करेक्ट आंसर हो जाएगा कि एक प्रोग्राम जो दूसरे प्रोग्राम को संशोधित करके संक्रमित करता है वह क्या कहलाता है? वायरस। ठीक, देखिए यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन है, कह रहा है ए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन यूज टू इनेबल कंप्यूटर यूजर टू लोकेट एंड एक्सेस वेब पेज इज कॉल्ड। कंप्यूटर उपयोगकर्ताओं को वेब पेज का पता लगाने और उस तक पहुंचने में सक्षम बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को क्या कहा जाता है? तो इसे हम लोग बोलते हैं वेब ब्राउजर। तो वेब ब्राउजर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा पांचवें का, ये ऑप्शन सही होगा। अब देखिए यहाँ पर छठा क्वेश्चन कह रहा है एन इलीगल एक्टिविटी कमिटेड ऑन द इंटरनेट इज कॉल्ड। इंटरनेट पर की गई अवैध गतिविधि क्या कहलाती है? ऑप्शन है वायरस, साइबर क्राइम, अपराध, सर्च इंजन यानी कि खोज इंजन, सोशल नेटवर्किंग। तो देखिए इंटरनेट पर अगर आप लोग कोई भी अवैध गतिविधि कर रहे हैं तो वह आपका साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है। तो साइबर अपराध यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए यहाँ पर सातवां क्वेश्चन है, करेक्ट कंप्यूटर नेटवर्क दैट स्पैन्स ए रीजनल, नेशनल और ग्लोबल एरिया इज कॉल्ड। कह रहे एक क्षेत्रीय, राष्ट्रीय या वैश्विक क्षेत्र में फैले कंप्यूटर को क्या कहते हैं? तो देखिए यहाँ पर आपका जब भी कहेगा ये कि ग्लोबल की बात, यहाँ पर नेशनल की बात कर रहा है तो यहाँ पर वाइड एरिया नेटवर्क यहाँ पर होगा। WAN यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। LAN क्या होता है? ये क्षेत्र, ये कम दूरी के लिए होता है, यानी कि बहुत कम दूरी के लिए होता है। तो ये हमारा क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क होता है। जब ज़्यादा दूरी के लिए किया जाता है तो वाइड एरिया नेटवर्क का यूज किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर आठवां क्वेश्चन है कि CPU कंसिस्ट ऑफ। CPU में क्या होते हैं? तो देखिए CPU जो होते हैं वह कंट्रोल यूनिट और ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ये होते हैं। ठीक, तो 8 का यहाँ पर ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर नौवां क्वेश्चन है, कह रहा है CPU स्टैंड्स फॉर। तो CPU का मतलब क्या है? फुल फॉर्म क्या होता है? तो CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो यहाँ पर इसका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब देखिए यहाँ पर 10वां क्वेश्चन है, फॉर शॉर्ट डिस्टेंस व्हिच नेटवर्क टाइप शुड बी यूज्ड। यानी कि कम दूरी के लिए किस प्रकार के नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए कम दूरी के लिए हमने आपको बताया था लोकल एरिया नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है, और ज़्यादा दूरी है तो वहाँ पर वाइड एरिया नेटवर्क का प्रयोग, WAN का प्रयोग किया जाता है। ठीक, 11 नंबर का क्वेश्चन, इन एन ईमेल वेयर विल यू ऐड द रिसिप्ट ईमेल एड्रेस whom यू वांट टू सेंड द कॉपी ऑफ एन ईमेल। एक ईमेल में आप प्राप्तकर्ता ईमेल पता कहाँ जोड़ेंगे जिससे आप ईमेल की प्रति भेजना चाहते हैं? तो यहाँ पर देखिए टू में तो हम ईमेल आईडी का पता डाल देते हैं कि जिस ईमेल आईडी पर आपको डालना है उसमें आपको टू वाले सेक्शन में डाल देते हैं। CC वाले का प्रयोग हम लोग करते हैं, कॉलम का प्रयोग। एक ईमेल में आप प्राप्तकर्ता ईमेल पता कहाँ पर जोड़ते हैं? तो CC में जोड़ते हैं। ठीक, 12 नंबर का क्वेश्चन है, इन एक्सेल द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड। एक्सेल में एक रो और कॉलम का इंटरसेक्शन क्या कहलाता है? तो इसे हम लोग बोलते हैं सेल। तो यहाँ पर इसका ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, सेल। अब देखिए यहाँ पर 13 नंबर का क्वेश्चन करें, इन MS एक्सेल कलेक्शन ऑफ वर्कशीट इज नोन एज। MS एक्सेल में वर्कशीट के संग्रह को किस रूप में जाना जाता है? तो देखिए MS एक्सेल में अगर आप लोग काम कर रहे हैं तो उसमें जो भी कलेक्शन आप करेंगे वो हमारा वर्क बुक के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर इसका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, वर्क बुक। तो अब देखिए यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन है, इन MS एक्सेल टू इंसर्ट ए फार्मूला इन सेल वी मस्ट बिगिन द एंट्री विथ एन ऑपरेटर। MS एक्सेल में सेल में एक फार्मूला डालने के लिए हमें एक ऑपरेटर के साथ एंट्री शुरू करनी चाहिए। तो वहाँ पर होता है इक्वल का। तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, इक्वल वाला ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ठीक, 15 नंबर का क्वेश्चन है, इन MS पेंट विच एक्सटेंशन इज नॉट सपोर्टेड। MS पेंट में कौन सा एक्सटेंशन समर्थित नहीं है? तो देखिए MS पेंट जो भी होता है ये आपका एक तरह का फोटो का निर्माण करता है। ठीक, तो फोटो देखिए किस किस में होते हैं, JPEG जो होता है ये भी हमारा फोटो का ही फॉर्मेट होता है, GIF जो होता है ये भी हमारा फोटो का ही फॉर्मेट होता है, और जो PNG होता है ये भी हमारा फोटो का ही फॉर्मेट होता है। लेकिन जो DOC है डॉक्यूमेंट का, तो ये फॉर्मेट नहीं होता है, एक्सटेंशन नहीं होता है MS पेंट में। ठीक, यहाँ पर इसका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 16 नंबर का क्वेश्चन है,
इन विच ओरिएंटेशन द टेक्स्ट इज प्रिंटेड लेंथ वाइज, किस ओरिएंटेशन में टेक्स्ट को लंबाई के हिसाब से प्रिंट किया जाता है। ऑप्शन है लैंडस्केप मोड, मार्जिन मोड, पोर्ट्रेट मोड, विड्थ मोड। देखिए लंबाई के हिसाब से जो प्रिंट किया जाता है वो हमारा आता है पोर्ट्रेट मोड के अंतर्गत। तो पोर्ट्रेट मोड में अगर करना है तो आपको क्या होता है, लंबाई के हिसाब से प्रिंट किया होता है कोई भी टेक्स्ट रहे। ठीक, अब 17 नंबर का क्वेश्चन, इन विच ओरिएंटेशन द टेक्स्ट इज प्रिंटेड विथ वाइज, यानी कि किस ओरिएंटेशन में टेक्स्ट को चौड़ाई के हिसाब से प्रिंट की जाए। अब देखिए अगर आपको चौड़ाई के हिसाब से अगर आपको करना है तो वहाँ पर हम लोग किसका यूज करेंगे, लैंडस्केप मोड का प्रयोग करेंगे। ठीक, यहाँ पर इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, लैंडस्केप मोड। ठीक, अब 18 नंबर क्वेश्चन है, प्रोग्राम दैट इन्फेक्ट्स अदर प्रोग्राम्स बाय मॉडिफाइंग देम इज कॉल्ड, प्रोग्राम जो अन्य प्रोग्राम को संशोधित करके संक्रमित करता है क्या कहलाता है। तो हमने आपको बताया था कि प्रोग्राम जो अन्य प्रोग्राम को संशोधित करके जो संक्रमित करने का कार्य करेगा वह हमारा वायरस रहता है। तो 18 का यहाँ पर भी आंसर करेक्ट हो जाएगा, वायरस। अब देखिए यहाँ पर 19 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है स्प्रेडशीट आर सेव्ड विथ एक्सटेंशन, जो स्प्रेडशीट होता है उसका एक्सटेंशन के साथ सेव की जाती है या सहेजी जाती है। देखिए स्प्रेडशीट में जो भी होता है उसका जो एक्सटेंशन रहता है सेव करने का वह .xls रहता है। ठीक, तो ये हो गया आपका। DOC जो होता है हमारा डॉक्यूमेंट का होता है, PDF का .pdf होता है, और ये हमारे जो MP3 हम लोग गाना सुनते हैं, गाना सुनने जो ऑडियो फाइल होता है उसको हम लोग .mp3 एक्सटेंशन यूज करते हैं। ठीक, ये हो गया। अब देखिए 20 नंबर का क्वेश्चन है, द एक्सपेंशन ऑफ LAN इज, लान जो होता है उसका विस्तार या फुल फॉर्म क्या है। तो देखिए लान का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। तो लोकल एरिया नेटवर्क यहाँ पर 20 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है द एक्सपेंशन ऑफ रोम इज, रोम का फुल फॉर्म क्या हो। तो देखिए रोम जो होता है यह रीड ओनली मेमोरी होता है, इसका फुल फॉर्म। तो 21 का यहाँ पर बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, रीड ओनली मेमोरी। देखिए यहाँ पर 22 नंबर का क्वेश्चन है, द एक्सपेंशन ऑफ WAN इज, WAN का फुल फॉर्म क्या है। तो WAN का फुल फॉर्म है वाइड एरिया नेटवर्क। तो वाइड एरिया नेटवर्क हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट है, कह रहा है व्हाट डज ASAP स्टैंड्स फॉर इन SMS लैंग्वेज, SMS भाषा में ASAP का अर्थ क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म में होता है या मतलब जो होता है वो होता है आपका कि एज सून एज पॉसिबल। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, जितनी जल्दी हो सके, एज सून एज पॉसिबल। 24 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज ए शॉर्टकट की फॉर कॉपी कमांड, कॉपी कमांड के लिए हम लोग किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। देखिए Ctrl+C से हम कॉपी का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, Ctrl+C से कॉपी। Ctrl+V जो होता है इससे हम लोग पेस्ट करने का काम करते हैं। ठीक, तो पेस्ट करने का कार्य हम लोग Ctrl+V से पेस्ट करते हैं, Ctrl+C से कॉपी करते हैं। Ctrl+A से क्या होता है, हम लोग ऑल सेलेक्ट करते हैं, ऑल सेलेक्ट। ठीक, तो ऑल सेलेक्ट का हम लोग करते हैं Ctrl+A से। Ctrl+X से हम लोग कट करने का कार्य करते हैं, कट। ठीक, ये हो गया। तो यहाँ पर पूछा गया था कॉपी के लिए, तो कॉपी के लिए Ctrl+C का यूज करते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, व्हाट इज ए शॉर्टकट की फॉर कट कमांड। तो देखिए कट के लिए किसका यूज किया जाता है, हमने आपको बताया था Ctrl+X का प्रयोग किया जाता है। तो Ctrl+C कॉपी हो गया, Ctrl+V पेस्ट हो, Ctrl+A सेलेक्ट ऑल हो गया, Ctrl+ यहाँ पर देख सकते हैं डी आंसर यहाँ पर इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। कट के लिए हम लोग Ctrl+X का यूज करते हैं। 26 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज ए शॉर्टकट की फॉर सेलेक्ट ऑल कमांड, सभी का चयन करें। कमांड के लिए शॉर्टकट की कुंजी क्या है। तो देखिए शॉर्टकट की जो कुंजी होता है ये रहता है आपका सेलेक्ट ऑल के लिए। हमने आपको बताया है कि Ctrl+C कॉपी होता है, Ctrl+V पेस्ट होता है, Ctrl+A से सेलेक्ट ऑल होता है, Ctrl+X से कट होता है। ठीक, तो यहाँ पर इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि सेलेक्ट ऑल के लिए हम लोग Ctrl+A का यूज करते हैं। 27 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज शॉर्टकट की फॉर पेस्ट कमांड। तो हमने आपको पहले ही बता दिया है कि Ctrl+V से हम लोग पेस्ट करते हैं। ठीक, Ctrl+C से कॉपी, Ctrl+A से सेलेक्ट ऑल, Ctrl+X से कट। अब देखिए यहाँ पर 28 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेल एड्रेस ऑफ फोर्थ रो एंड फोर्थ कॉलम। तो देखिए चौथी पंक्ति के लिए हम लोग डी यूज करते हैं, चौथे कॉलम के लिए हम लोग यहाँ पर 4 यूज करते हैं। ठीक, तो D4 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी।
अब देखिए 29 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफॉल्ट नेम ऑफ न्यूली क्रिएटेड फोल्डर इन विंडोज। तो देखिए अगर आप लोग लैपटॉप चलाते होंगे या फिर कंप्यूटर चलाते होंगे तो आप लोग देखे होंगे कि आप जब भी कोई चीज़ उसमें सेव करते हैं, अगर आपको नया फ़ोल्डर बनाने की ज़रूरत पड़ती तो आपका न्यूली क्रिएटेड फ़ोल्डर जो आता है वह आपका न्यू फ़ोल्डर के ही नाम से आ जाता है, अगर आप लोग डिफ़ॉल्ट रूप में कर रहे हैं। बाकी अगर आप चाहें तो उसको कट करके आप अपने तरफ से कोई नाम देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, लेकिन जो वहाँ पर आप बिना कुछ किए अगर आप सेव करना चाहते हैं तो न्यू फ़ोल्डर के नाम से वो सेव रहता है या क्रिएट हो जाता है नया फ़ोल्डर। ठीक, वैसे आपके मोबाइल में भी होता होगा, देख ले सकते हैं आप लोग खुद ही। 30 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ FYISMS। FYISMS का विस्तार क्या है। तो देखिए FYI का जो फुल फॉर्म होता है वो रहता है आपका कि फॉर योर इंफॉर्मेशन। फॉर योर इंफॉर्मेशन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 31 नंबर का क्वेश्चन है, वेयर ऑल डिलीटेड फाइल्स विल बी स्टोर्ड। सभी हटाई गई फाइलों को कहाँ पर संग्रहित किया जाएगा। तो देखिए ऑप्शन है CD, ऑफिशियल फोल्डर, पर्सनल फोल्डर, रिसाइकिल बिन। तो देखिए दोस्तों, जो भी यूज करते हैं स्टूडेंट लैपटॉप या कंप्यूटर, तो वो लोग जानते होंगे कि हम लोग कोई भी अगर फोल्डर यूज करते हैं या फिर कोई भी चीज़ अगर हम लोग डिलीट करते हैं, चाहे फोटो हो, PDF हो या कुछ भी चीज़ें डिलीट करते हैं, तो वो हमारा रिसाइकिल बिन में चला जाता है, वहाँ से रिसाइकिल बिन में चला जाता है। ठीक, तो वहाँ पे कुछ समय के बाद वो डिलीट भी हो जाएगा। अगर आप उसको अगर बैकअप लेना चाहते हैं, जो चीज़ डिलीट कर दी है, तो आप रिसाइकिल बिन में जाके आप अपना रिस्टोर कर सकते हैं। अगर आप रिस्टोर नहीं कर पाएंगे, कुछ दिन के बाद वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाता है। ठीक, यही है रिसाइकिल बिन। 32 नंबर क्वेश्चन है, विच डिवाइस इज यूज टू कनेक्ट टेलीफोन लाइन टू ए PC। तो देखिए टेलीफोन लाइन को पीसी से जोड़ने के लिए किस उपकरण का यूज किया जाता है। तो देखिए टेलीफोन लाइन को पीसी से जोड़ने के लिए हम लोग मॉडेम का यूज करते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है, विच इज ए शॉर्टकट की फॉर कॉपी कमांड। कॉपी कमांड के लिए किस शॉर्टकट की कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो Ctrl+V से पेस्ट होता है, Ctrl+C से कॉपी होता है। तो कॉपी का पूछा गया था तो यहाँ पर भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। Ctrl+A से सेलेक्ट और Ctrl+X से कट होता है। अब देखिए यहाँ पर है 34 नंबर का क्वेश्चन, कह रहा है विच वन इज ए डू नॉट ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। कौन सा सूचना सुरक्षा का नहीं है। तो सूचना सुरक्षा का जो नहीं है वो आपका है कि किसी को भी अगर आप पासवर्ड बता दे रहे हैं तो समझिए आप अपना सुरक्षा खो दिए हैं। ठीक, तो यहाँ पर डिस्क्लोज पासवर्ड टू एनीवन, किसी को भी पासवर्ड बताना क्या है, सूचना सुरक्षा का नहीं है। देखिए 35 नंबर का क्वेश्चन है, विच वन इज ए साइबर क्राइम। साइबर अपराध कौन सा है। तो देखिए ऑप्शन है सेंडिंग ईमेल, ऑनलाइन परचेजिंग, ऑनलाइन गेमबलिंग, चैटिंग विथ फ्रेंड्स। तो देखिए साइबर अपराध जो है आपका ऑनलाइन गैम्बलिंग, जो आप जुआ खेलते हैं वही है आपका साइबर अपराध। 36 नंबर क्वेश्चन है, विच वन इज ए फाइल मैनेजमेंट टूल दैट कम्स विथ विंडोज। कौन सा फाइल मैनेजमेंट टूल है जो विंडोज के साथ आता है। तो देखिए जो विंडोज के साथ आता है वो आता है आपका विंडो एक्सप्लोरर। तो विंडो एक्सप्लोरर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 37 नंबर क्वेश्चन है, विच वन इज ए सर्च इंजन। कौन सा एक सर्च इंजन है। तो सर्च इंजन देखिए यहाँ पर जो है यह आपका गूगल है। तो गूगल सर्च इंजन है। जो फेसबुक है ये आपका सोशल मीडिया नेटवर्क है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 38 नंबर क्वेश्चन है, विच वन इज ए सर्च इंजन। सर्च इंजन कौन सा है। तो सर्च इंजन वही है आपका याहू। ठीक, 39 नंबर का क्वेश्चन है, विच वन इज ए सोशल नेटवर्किंग साइट। तो सोशल नेटवर्किंग साइट आपको भी पता होगा, फेसबुक आप लोग चलाते ही हैं तो वही हमारा सोशल नेटवर्किंग साइट है। 40 नंबर क्वेश्चन है, विच वन इज ए वेब ब्राउजर। कौन सा एक वेब ब्राउजर है। तो देखिए वेब ब्राउजर जो है वो हमारा है इंटरनेट एक्सप्लोरर, जो है वो हमारा वेब ब्राउजर है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 41 नंबर को क्वेश्चन है, विच वन इज एन आउटपुट डिवाइस। विच वन इज एन इनपुट डिवाइस है, यानी कि इनपुट डिवाइस कौन सा है। तो देखिए स्पीकर जो है ये हमारा आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि इससे हम लोग साउंड को बाहर निकालते हैं। ठीक, जॉयस्टिक जो है, जो लड़के क्या है कि गेम खेलते हैं डिजिटल रूप से, आप लोग देखे होंगे, तो वो जॉयस्टिक का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो जॉयस्टिक क्या करता है, इनपुट का कार्य करता है। मॉनिटर क्या है, यह भी आपका आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर क्या है, आपका आउटपुट डिवाइस है। ठीक,
42 नंबर का क्वेश्चन है। तो देखिए 42 नंबर क्वेश्चन है, विच वन इज एन आउटपुट डिवाइस ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस कौन सा। तो देखिए प्रिंटर, माइक, माउस, कीबोर्ड। तो देखिए कंप्यूटर का जो आउटपुट डिवाइस है वह आपका प्रिंटर है। प्रिंटर क्या है, हमारा आउटपुट डिवाइस है, या प्रिंट करके हार्ड कॉपी को बाहर निकालते तो हमारा आउटपुट डिवाइस है। माइक क्या है, इनपुट डिवाइस है। माउस इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड भी हमारा इनपुट डिवाइस है। 43 नंबर का क्वेश्चन है, विच वन इज नॉट ए स्टोरेज डिवाइस। कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है। तो स्टोरेज डिवाइस जो नहीं है वो हमारा प्रिंटर है। प्रिंटर क्या हमारा आउटपुट डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस नहीं है। जबकि वीडियो टेप, यूएसबी, फ्लैश ड्राइव और मेमोरी कार्ड ये सब हमारे स्टोरेज डिवाइस हैं। ठीक। 44 नंबर क्वेश्चन है, विच वन इज ए डिसएडवांटेज ऑफ सोशल नेटवर्किंग साइट। यानी कि सोशल नेटवर्किंग साइट का यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा नुकसान होता है। देखिए सोशल नेटवर्किंग साइट का जो नुकसान है, ऑप्शन है इंस्टेंट कम्युनिकेशन, मेक एडिक्टिव, एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, ऑनलाइन मार्केटिंग फॉर बिजनेस। तो सोशल नेटवर्किंग साइट का जो फायदा होते हैं तो तुरंत बातचीत हो जाता है सोशल नेटवर्किंग से, इंस्टेंट कम्युनिकेशन, ये बात सही है। इसके बाद कह रहा है कि एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, जानकारी हासिल करने के लिए भी हम लोग सोशल नेटवर्किंग का यूज कर लेते हैं, ये भी अच्छी बात है। कह रहा है ऑनलाइन मार्केटिंग फॉर बिजनेस, तो व्यापार के लिए ऑनलाइन मार्केटिंग करना भी आपका सोशल नेटवर्किंग साइट का लाभ है ये सब। लेकिन यहाँ पर क्या है कि सोशल नेटवर्किंग का लत लग जाना यही इसका हानि है। तो मेक एडिक्टिव, लत लग जाना ही सोशल नेटवर्किंग साइट का नुकसान होता है। तो 44 के यहाँ पर भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 45 नंबर का क्वेश्चन है। कह रहे हैं यहाँ पर विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस सो द सिनोनिम्स फॉर ए वर्ड वी टाइप इन MS वर्ड। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प किसी शब्द के पर्यायवाची को दर्शाता है जिसे हम MS वर्ड में टाइप करते हैं। तो वहाँ पर हो जाएगा आपका 45 का यहाँ पर कोस, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए यहाँ पर 46 नंबर क्वेश्चन है, यू विथड्रा RS 500 फ्रॉम एन ATM, द ATM मशीन गोज आउट थ्रू 5000, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी इथिकली करेक्ट। आप ATM से 500 रुपये निकालते हैं, ATM मशीन 5,000 रुपये दे देती है, तो निम्नलिखित में से कौन सा नैतिक रूप से सही होगा। ऑप्शन है मेक ए कंप्लेंट, मेक द मनी, टेक द मनी, ड्रॉप द मनी नियर ATM, गिव द मनी टू द पुअर। यानी कि शिकायत दर्ज करें, रुपए को रख लेंगे, ATM के पास पैसे छोड़ देंगे, गरीबों को पैसा दे देंगे। तो देखिए अगर आप 500 रुपये निकालने जा रहे हैं ATM से और बाई चांस उन्होंने गलती से आपको 5,000 रुपये दे दिया है, तो आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे, मेक ए कंप्लेंट, शिकायत दर्ज करेंगे। जो आपकी नियरेस्ट शाखा रहेगी, जिस भी बैंक का रहेगा, आप वहाँ पर जाके सबसे पहले शिकायत दर्ज करेंगे। ठीक। तो ये होगा आपका IT लिटरेसी से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसी में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके ITI के एग्जाम में। कम्युनिकेशन स्किल्स, संचार कौशल, ये हमारा तीसरा चैप्टर है, तो इसी को हम लोग इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है कि काइजन मीन्स, यानी कि काइजन का अर्थ क्या होता है। तो देखिए काइजन का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन है आत्म अनुशासन, निरोध, अनुरक्षण, सुलझाना, निरंतर सुधार। देखिए काइजन मीन्स होता है आपका कि आपका कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, निरंतर सुधार को ही हम लोग बोलते हैं काइजन। तो काइजन का अर्थ होता है निरंतर सुधार। तो 1 का यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट कंटेक्स्ट ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन इन ग्रुप डिस्कशन, एक्सक्यूज मी आई वुड। यानी कि समूह चर्चा में दिए गए व्यंजक का सही संदर्भ चुने, क्षमा करें मैं डट डट डट, क्या होगा यहाँ पर, क्या भरा जाएगा। ऑप्शन इंटरप्टिंग, एग्रीइंग, समराइजिंग और इसके बाद है इम्फेजिंग ए पॉइंट। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा कि एक्सक्यूज मी आई वुड इंटरप्टिंग, यानी कि बाधा, मैं बाधा डालना चाहता हूँ। ठीक, या खेद है। तीसरा यहाँ पर क्वेश्चन है कम्युनिकेशन दैट इन्वॉल्व्स एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन विदाउट यूज ऑफ वर्ड इज कॉल्ड। संचार जिसमें शब्दों के उपयोग के बिना सूचनाओं का आदान प्रदान शामिल है, क्या कहलाता है। ऑप्शन है वर्बल कम्युनिकेशन, पिक्टोरियल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो इसे हम लोग बोलते हैं अनकहा संचार, यानी कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बोलते हैं, जिसमें संचार जो होता है शब्दों के उपयोग के बिना सूचनाओं का आदान प्रदान शामिल होता है। तो यहाँ पर तीसरे का डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है यहाँ पर कि डेडिकेशन टू ए पर्टिकुलर वर्क इज कॉल्ड, किसी विशेष कार्य के प्रति समर्पण को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है कॉन्फिडेंस, कमिटमेंट, इंटेलिजेंस, इंटीग्रिटी।
तो देखिए किसी विशेष कार्य के प्रति समर्पण को हम लोग बोलते हैं कमिटमेंट, यानी कि प्रतिबद्धता बोलते हैं। तो यहाँ पर इसका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, प्रतिबद्धता या कमिटमेंट। अब यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है कि डेडिकेशन टू ए पर्टिकुलर वर्क इज कॉल्ड, किसी विशेष कार्य के प्रति समर्पण को क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग बोलते हैं कमिटमेंट, प्रतिबद्धता। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। छठा क्वेश्चन के एक्सपेंशन ऑफ SMS इज, तो SMS का फुल फॉर्म क्या है? तो देखिए SMS का जो फुल फॉर्म होता है ये है आपका शॉर्ट मैसेज सर्विस। तो यहाँ पर 6 का डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, शॉर्ट मैसेज सर्विस। सातवां क्वेश्चन यहाँ पर है कि फॉर स्मार्ट गोल यस स्टैंड्स फॉर, स्मार्ट लक्ष्यों के लिए एस का अर्थ क्या होता है? तो देखिए स्मार्ट लक्ष्यों के लिए जो यस का अर्थ होता है वो रहता है आपका स्पेसिफिक। तो स्पेसिफिक यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर देखिए और इसके जो मतलब होते हैं वो रहते हैं आपके, या कि यस से आपका होता है स्पेसिफिक, एम से होता है मेजरेबल, ए से होता है आपका अचीवेबल, इसके बाद आर से होता है रिलेवेंट, इसके बाद टी से होता है टाइम बाउंड। तो ये होता है स्मार्ट का अर्थ है पूरा का पूरा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर आठवां क्वेश्चन है कि गेस्चर बिटिंग नेल्स शो, हाव भाव नाखून काटना क्या दिखाता है? तो हाव भाव नाखून काटना जो दिखाता है वो है हमारा, ये बताता है कि असुरक्षा, इनसिक्योरिटी। आठवें का यहाँ पर बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, इनसिक्योरिटी। तो 8 के यहाँ पर बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर है कि गेस्चर ब्रिस्क एंड इरेक्ट वॉकिंग शोज, हाव भाव तेज और सीधा चलना क्या दिखाता है? तो ये बताता है आपका कॉन्फिडेंस, यानी कि आत्मविश्वास को बताता है। तो यहाँ पर 9वें का यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन गेस्चर ब्रिस्क इरेक्ट वॉक शो, हाव भाव ब्रिस्क इरेक्ट वॉक क्या दिखाता है? तो ये बताता है आपका इनसिक्योरिटी, यानी कि सुरक्षा को। तो 10 का यहाँ पर सॉरी ये है आपका कॉन्फिडेंस, यानी कि आत्मविश्वास को बताता है। तेज और सीधा चलना, वही ये ऊपर वाला ही क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 का सी, आत्मविश्वास। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर आपका हो जाएगा 9वां और 10वां दोनों कॉन्फिडेंस करेक्ट आंसर हो, क्योंकि दोनों क्वेश्चन सेम है। ठीक, अब देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन है कि गोल्स आर कैटेगराइज्ड एज, जो लक्ष्य होते हैं उसको किसके रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो देखिए जो लक्ष्य होते हैं या लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, यानी कि अल्पकालिक और दीर्घकालिक समय में वर्गीकृत किया गया है लक्ष्यों को। वही सेम रिपीट क्वेश्चन है 12 नंबर की, गोल्स आर क्लासिफाइड एज, तो क्लासिफाइड यानी कि लक्ष्यों को किस प्रकार वर्गीकृत किया गया है? तो लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म गोल, दीर्घकालिक और अल्पकालिक लक्ष्य के रूप में, वही है। 13 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर कि इन फेस टू फेस कम्युनिकेशन बॉडी लैंग्वेज अकाउंट्स फॉर, आमने सामने संचार में बॉडी लैंग्वेज कितना होता है? तो आमने सामने में जो बॉडी लैंग्वेज होता है वह 55 यानी कि 55% होता है। तो यहाँ पर इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है 14 नंबर का क्वेश्चन, इंट्रिंसिक मोटिवेशन इज, आंतरिक प्रेरणा क्या होता है? ऑप्शन है अल्पकालिक, दीर्घकालिक, पैसे या इनाम के लिए, सामाजिक स्वीकृति प्राप्त करने के लिए। तो देखिए जो आंतरिक प्रेरणा होता है ये होता है आपका लॉन्ग लास्टिंग, यानी कि दीर्घकालिक होती है, तो दीर्घकाल के लिए होता है आंतरिक प्रेरणा। तो 14 का भी हो जाएगा यहाँ पर। 15 है कि यहाँ पर लिसनिंग टू सॉन्ग ओनली टू डिराइव प्लीजर कम्स अंडर, केवल आनंद प्राप्त करने के लिए गाना सुनना किसके अंतर्गत आता है? तो देखिए केवल आनंद प्राप्त करने के लिए गाना सुनना जो आता है ये आपका आता है अप्रिसिएटिव लिसनिंग, यानी कि सराहनीय सुनना के अंतर्गत आता है। यहाँ पर ये आंसर करेक्ट हो जाएगा सी। सोलह नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि मोटिवेशन इज कैटेगराइज्ड इनटू, प्रेरणा श्रेणियों में है, तो जो मोटिवेशन होता है इसको किसके रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो देखिए जो भी मोटिवेशन होते हैं इसको कैटेगराइज किया गया है आंतरिक और बाह्य के रूप में। तो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, यहाँ पर आंतरिक और बाह्य प्रेरणा श्रेणियों में आते हैं मोटिवेशन जो भी होते हैं। ठीक, तो 16 के यहाँ पर ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है कि नॉइज फिजिकल डिस्कम्फर्ट ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस
कम्स अंडर, शोर, गर्मी या ठंडक, शारीरिक परेशानियां किसके अंतर्गत आती हैं? तो ये जो रहती हैं आपका पर्यावरण बाधा यानी कि इन्वायरमेंट बैरियर के अंतर्गत आती हैं। तो 17 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 18 नंबर का क्वेश्चन है कि रेज एंड फॉल ऑफ पिच ऑफ वॉइस इज कॉल्ड, आवाज की पिच का उठना और गिरना क्या कहलाता है? तो देखिए आवाज की पिच का उठना और गिरना ये कहलाता है आपका इंटोनेशन। इंटोनेशन यहाँ पर 18 का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, इंटोनेशन, इंटोनेशन। ठीक। अब 19 नंबर का क्वेश्चन है द स्टडी ऑफ राइट एंड रॉन्ग इन ह्यूमन इंडिवियर्स इज कॉल्ड, मानव प्रयासों में सही और गलत के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है आपका सही और गलत के अध्ययन को हम लोग बोलते हैं इथिक्स यानी कि आचार विचार। तो 19 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, इथिक्स, आचार विचार। 20 नंबर का क्वेश्चन है व्हाट इज ए ड्रॉबैक ऑफ रोल प्लेइंग, भूमिका निभाने में क्या कमी है? तो देखिए भूमिका निभाने में जो कमी है ये है आपका डज नॉट प्रोवाइड रियल सिचुएशन, वास्तविक स्थिति प्राप्त प्रदान नहीं करता। ठीक। तो भूमिका निभाने में क्या कमी रहती है कि यह वास्तविक स्थिति प्रदान नहीं करता है। 21 नंबर का क्वेश्चन है व्हाट शुड कम नेक्स्ट आफ्टर सेलेक्टिंग द सोल्यूशन इन प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस, समस्या समाधान प्रक्रिया में समाधान का चयन करने के बाद आगे क्या करना चाहिए? तो देखिए आगे जो करना चाहिए वो रहता है आपका कि इम्प्लीमेंट ऑफ द सोल्यूशन, समाधान को लागू करें। ठीक। तो 21 के यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है विच फैक्टर हेल्प टू मोटिवेट पीपुल, कौन सा कारक लोगों को प्रेरित करने में मदद करता है? तो देखिए जो कारक लोगों को प्रेरित करने में मदद करता है वो रहता है कि घबराहट की कमी, लैक ऑफ नर्वसनेस, यानी कि अगर आपके अंदर घबराहट की कमी है तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरित कर पाएंगे लोगों को। तो 22 का यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है विच वन इज 3P ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, पब्लिक स्पीकिंग का 3P कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए ये जो 3P है ये आपका रहता है कि प्रिपेयर, प्रैक्टिस एंड परफॉर्म। 24 नंबर का यहाँ पर आप क्वेश्चन है कि विच वन इज ए डू फॉर इंटरव्यू इटिक्वेट, साक्षात्कार शिष्टाचार के लिए क्या करें, कौन सा है? तो देखिए साक्षात्कार शिष्टाचार के लिए क्या करें ये है आपका कि क्लेम अप्रोच, क्लेम दृष्टिकोण यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है विच वन इज डू नॉट इंटरव्यू इटिक्वेट, साक्षात्कार शिष्टाचार में कौन सा नहीं है? तो देखिए साक्षात्कार शिष्टाचार में जो नहीं है वो है आपका कि लाई अबाउट योर एबिलिटी टू गेट जॉब, जॉब पाने के लिए अपनी योग्यता के बारे में झूठ बोलना यह आपका साक्षात्कार शिष्टाचार के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक। 26 नंबर क्वेश्चन है विच वन इज ए बैरियर ऑफ स्पीकिंग, बोलने में कौन बाधा है? तो देखिए ऑप्शन है पुअर लिसनिंग, लैक ऑफ टाइम, नर्वसनेस और है आपका पढ़ने के लिए अनिच्छुक। तो देखिए बोलने में कौन बाधा है? ये आपका है बाधा कि नर्वसनेस जो होता है आपका घबराहट होता है, बोलने में बाधा करता है नर्वसनेस। ठीक। 27 नंबर क्वेश्चन है विच वन इज ए डूज इन इंटरव्यू इटिक्वेट, कौन से एक साक्षात्कार में शिष्टाचार है? तो ये है कि नौकरी पाने की योग्यता के बारे में झूठ बोलना ये आपका गलत है। ठीक। इसके बाद यहाँ पर पहला अगर देखें कि ड्रेस टू कैजुअली, बहुत लापरवाही से पोशाक पहनना ये भी आपका गलत है। बी कॉन्फिडेंस यानी कि अपने आप पर भरोसा रखना, यही आपका सबसे अच्छा है कि साक्षात्कार में शिष्टाचार के लिए कि अपने आप पर भरोसा जरूर रखें। बहुत अधिक हाव भाव भी ये भी आपका गलत है। ठीक। तो यहाँ पर 27 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है विच वन इज ए गुड कम्युनिकेशन, कौन सा एक अच्छा संचार है? तो अच्छा जो संचार है ये होता है कि जो भी आप संदेश दे रहे हैं वह क्लियर हो और डायरेक्ट हो। तो क्लियर एंड डायरेक्ट हो, संदेश स्पष्ट और सीधा हो। तो 28 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 29 नंबर क्वेश्चन है विच वन इज एन ईमेल इटिक्वेट, ईमेल शिष्टाचार कौन सा है? तो देखिए ईमेल शिष्टाचार होता है कि आपका
कीप ईमेल शॉर्ट, ईमेल को छोटा रखना ही ईमेल शिष्टाचार है। ठीक, 30 नंबर का क्वेश्चन है विच वन इज कंसीडर्ड टू बी ए गुड कम्युनिकेशन, कौन सा एक अच्छा संचार माना जाता है। तो अच्छा संचार जो माना जाता है कि सेंडर इज पॉजिटिव टुवर्ड्स रिसीवर, प्रेषक क्या होना चाहिए, रिसीवर के प्रति सकारात्मक होना चाहिए। ठीक, 31 नंबर क्वेश्चन है विच वन इज कंसीडर्ड टू बी ए पुअर कम्युनिकेशन, किसको खराब संचार माना जाता है। तो जो भी आप संदेश दे रहे हैं अगर वो आप स्पष्ट नहीं कह पा रहे हैं तो वो कम्युनिकेशन जो होगा वो आपका खराब कम्युनिकेशन कहलाता है। यानी कि मैसेज इज एम्बिगियस, संदेश का अस्पष्ट होना ही खराब संचार माना जाता है। ठीक, 32 नंबर क्वेश्चन है विच वन इज नॉट ए बेनिफिट ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन का लाभ नहीं है। इट इज क्विकली, इट इज फॉर रिकॉर्ड, इट इज डायरेक्ट, फीडबैक इज इमीडिएट। तो देखिए जो मौखिक संचार का लाभ नहीं है यह है आपका कि इट इज फॉर रिकॉर्ड, यह रिकॉर्ड के लिए है। ठीक, यही लाभ नहीं है। 33 नंबर क्वेश्चन है विच वन इज नॉट ए पार्ट ऑफ ट्रिपल ए लिसनिंग, ट्रिपल ए लिसनिंग का हिस्सा जो नहीं है वो आपको बताना है। ट्रिपल ए लिसनिंग का जो नहीं है वो आपका एनेक्सिटी है, बाकी एटीट्यूड, अटेंशन और एडजस्टमेंट ये सब हैं सुनने के हिस्सा हैं। विच वन इज नॉट एन आर्टिकल, आर्टिकल कौन नहीं है। तो ए एन और दी जो होते हैं या द, इसी को पढ़ते हैं कुछ लोग, तो ए एन द जो होता है ये आपका आर्टिकल है, जबकि इन है ये आपका आर्टिकल नहीं है। 35 नंबर क्वेश्चन है विच वन इज नॉट ए इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक टू अचीव सक्सेस, ये कौन सा एक सफलता प्राप्त करने के लिए एक आवश्यक विशेषता नहीं है। तो जो सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक विशेषता नहीं है वो है आपका अनैतिक कार्य, यानी कि अनएथिकल वर्क। 36 नंबर का क्वेश्चन है विच वन इज नॉट द आउटकम ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड, कौन सा सकारात्मक दृष्टिकोण का परिणाम नहीं है। ऑप्शन है जो रचनात्मक उदासी, समस्या समाधान रवैया। तो जो सकारात्मक दृष्टिकोण का परिणाम नहीं है वो है आपका बोरडम, यानी कि उदासी। 37 नंबर क्वेश्चन है विच वन इज द लेटेस्ट एंड इफेक्टिव मीन ऑफ मॉडर्न कम्युनिकेशन, आधुनिक संचार का नवीनतम और प्रभावी साधन कौन सा है। तो ये जो प्रभावी साधन है ये है आपका इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो इलेक्ट्रॉनिक मेल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंटरप्रेन्योरशिप स्किल, उद्यमिता कौशल से यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे ITI फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में, तो उसमें से पहला क्वेश्चन है कि ए पर्सन हु इज एसोसिएटेड विथ द स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड, वह व्यक्ति जो व्यवसाय की शुरुआत से जुड़ा होता है क्या कहलाता है। तो देखिए जो व्यक्ति व्यवसाय की शुरुआत से जुड़ा होता है उससे हम लोग इंटरप्रेन्योर कहते हैं, इंटरप्रेन्योर कहते हैं, यानी कि उद्यमी बोलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है एज कंपेयर टू स्मॉल स्केल बिजनेस लार्ज स्केल बिजनेस रिक्वायर्ड, छोटे पैमाने के व्यवसाय की तुलना में बड़े पैमाने के व्यवसाय की आवश्यकता क्या होती है। तो देखिए छोटे पैमाने के व्यवसाय की तुलना में बड़े पैमाने के व्यवसाय की जो आवश्यकता होती है वो रहता है कि मोर नंबर ऑफ पर्सन, अधिक संख्या में व्यक्ति होना। ठीक, अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है कि इंटरप्रेन्योरशिप इज आल्सो टर्म एज, उद्यमिता को किस रूप में भी जाना जाता है या कहा जाता है। ऑप्शन इन्वेस्टर, एम्प्लॉयर, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट सीकर्स। तो देखिए उद्यमिता के रूप में या इंटरप्रेन्योरशिप को और जिस नाम से जानते हैं वह सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के नाम से जाना जाता है, स्वरोजगार। अब चौथा क्वेश्चन यहाँ पर है फॉर मीडियम मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेज द इन्वेस्टमेंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इज बिटवीन, मध्यम विनिर्माण उद्यमों के लिए संयंत्र और मशीनरी में निवेश के बीच क्या होता है। तो 5 करोड़ से 10 करोड़ होता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 5वां क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है इन SWOT एनालिसिस, यस स्टैंड्स फॉर, SWOT विश्लेषण में यस का अर्थ क्या होता है। तो यस का अर्थ होता है यहाँ पर स्ट्रेंथ। तो यहाँ पर 5वें का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, स्ट्रेंथ। छठा क्वेश्चन है इन एन इकोनॉमिक ग्रोथ रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर इज टू, आर्थिक विकास में उद्यमी की भूमिका क्या होती है। तो देखिए आर्थिक विकास में उद्यमी की जो भूमिका होती है वो रहता है आपका इम्प्रूव पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय में सुधार करना। ठीक,
अब देखिए यहाँ पर 7वां क्वेश्चन है, इन SWOT एनालिसिस विच पेयर इज हेल्पफुल। SWOT विश्लेषण में कौन सी जोड़ी सही है। तो देखिए SWOT में जो सही है वो है आपका स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटीज, यानी कि ताकत और अवसर। देखिए यहाँ पर 8वां क्वेश्चन है, मनी इन्वेस्टेड इन परचेजिंग ऑफ रॉ मटेरियल, पेमेंट ऑफ वेजेज एंड सैलरीज, रेंटल, इलेक्ट्रिसिटी ETC कम्स अंडर। कच्चे माल की खरीदारी, मजदूरी, वेतन और भुगतान, किराया, बिजली, TC ETC में निवेश, यानी कि आदि में निवेश किया गया पैसा किसके अंतर्गत आता है। ये आपका वर्किंग कैपिटल यानी कि कार्यशील पूंजी के अंतर्गत आता है। अब देखिए यहाँ पर 9वां क्वेश्चन है, MSME स्टैंड्स फॉर। MSME का फुल फॉर्म क्या है। तो MSME का जो फुल फॉर्म है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक। 10वां क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि पेड फॉर्म ऑफ आइडिया गुड्स एंड सर्विसेज आर कॉल्ड। विचारों, वस्तुओं और सेवाओं के सशुल्क रूप क्या कहलाते हैं। तो इसे हम लोग बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट, यानी कि विज्ञापन कहते हैं। तो 10वें का यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, विज्ञापन या एडवर्टाइजमेंट। 11 नंबर क्वेश्चन है, द एंटरप्राइजेज इंगेज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इज नोन एज। माल के उत्पादन में लगे उद्यमियों को किस रूप में जाना जाता है। तो देखिए माल के उत्पादन में लगे उद्यमियों या इंटरप्राइजेज जो भी लगे रहते हैं उनको हम लोग जानते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेज, विनिर्माण उद्यम या निर्माण उद्यम के रूप में जानते हैं। तो 11 के यहाँ पर ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि द एक्सपेंशन ऑफ GDP इज। GDP का फुल फॉर्म क्या है। तो देखिए GDP का जो फुल फॉर्म है वो होता है ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो 12 का यहाँ पर ये आंसर करेक्ट हो जाएगा, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब देखिए यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन है, द एक्सपेंशन ऑफ SIDO इज। SIDO का विस्तार क्या है। तो SIDO का जो विस्तार है वो है आपका स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक। 14 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट अप्रोच इज यूज्ड टू गेन एक्सेस टू फॉरेन मार्केट एंड क्विकली प्रमोटेड एन ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट। विदेशी बाजारों तक पहुंच प्राप्त करने और संगठनों के हित को शीघ्रता से बढ़ावा देने के लिए किस दृष्टिकोण का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए यूज किया जाता है ज्वाइंट वेंचर, यानी कि संयुक्त उद्यम का प्रयोग किया जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन है, विच इन्वेस्टमेंट इज कंसिडर्ड फॉर डिसाइडिंग द स्टेटस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेज। विनिर्माण उद्यमों की स्थिति तय करने के लिए किस निवेश पर विचार किया जाता है। तो ये जो विचार किया जाता है ये किया जाता है प्लांट एंड मशीनरी। तो 15 का यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, प्लांट एंड मशीनरी के लिए। अब देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है, विच वन इज ए करेक्ट चैनल थ्रू विच मार्केटर कैन रीच कस्टमर। कौन सा सही चैनल है जिसके माध्यम से मार्केटर के द्वारा कस्टमर तक पहुंचता है। ठीक। तो देखिए यहाँ पर है सबसे पहले आपको मैन्युफैक्चरिंग होता है। मैन्युफैक्चरिंग से जो भी रिटेलर यानी कि जो रहते हैं दुकानदार वाले वो खरीदते हैं। अब दुकानदार वालों से कस्टमर जैसे कि हम और आप लोग हो गए फिर खरीदते हैं। ठीक। तो सबसे पहले मैन्युफैक्चरर आएगा, फिर इसके बाद रिटेलर आएगा, फिर इसके बाद कस्टमर आएंगे। ठीक। यही आपका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, विच वन इज ए वेब बेस्ड अकाउंटिंग। कौन सा एक वेब आधारित लेखांकन है। तो देखिए जो एक वेब आधारित लेखांकन है वह आपका टैली है। तो 17 का यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, टैली। जैसे कि यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है कि द नेचुरल एबिलिटी ऑफ ए पर्सन टू डू समथिंग एंड हाउ क्विकली सी या ही कैन लर्न समथिंग इज कॉल्ड। किसी व्यक्ति के कुछ करने की स्वाभाविकता क्षमता और वह कितनी जल्दी कुछ सीख सकता है क्या कहलाती है। तो इसे हम लोग बोलते हैं एप्टीट्यूड, यानी कि योग्यता उसे बोलते हैं। तो 1 के यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, एप्टीट्यूड या योग्यता। अब देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाई डू ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट। संगठन योग्यता परीक्षण क्यों आयोजित करते हैं। तो संगठन जो होते हैं ये योग्यता परीक्षण इसलिए आयोजित करते हैं ताकि ये लोग जान सकें कि आपने यह जानने के लिए कि उम्मीदवार नौकरी के लिए उपयुक्त है या नहीं, यानी कि टू नो वेदर ए कैंडिडेट इज सुटेबल फॉर ए जॉब आर नॉट। तो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट इसलिए कराया जाता है कि आप किसी जॉब के लिए उपयोगी हैं या नहीं हैं, सुटेबल हैं या नहीं हैं। देखिए अब तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर है कि एन ऑर्गेनाइजेशन दैट वांट्स टू रिक्रूट कैंडिडेट। एक संगठन जो उम्मीदवारों की भर्ती करना चाहता है क्या करेगा। कह रहे कॉल्स फॉर एप्लीकेशन फॉर एलिजिबल कैंडिडेट, कंडक्ट्स एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटरव्यू कैंडिडेट्स, ऑल ऑफ द एबव। तो देखिए एक संगठन जो उम्मीदवारों को भर्ती करना चाहता है वो क्या करेगा,
तो वह पात्र उम्मीदवारों से आवेदन भी मांगेगा, योग्यता परीक्षण भी आयोजित करेगा, उम्मीदवारों का इंटरव्यू भी लोगा। तो यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो तीसरे के यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा उपरोक्त सभी। देखिए यहाँ पर चौथा है कि व्हाट डू एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट क्या टेस्ट करते हैं? एप्टीट्यूड टेस्ट जो होता है ये आपको करते हैं, सोचने की क्षमता को भी करते हैं, मात्रात्मक रुझान भी करते हैं, न्यूमेरिकल और अर्थमेटिक एबिलिटी विच इज ए पार्ट ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, संख्यात्मक या अंकगणितीय क्षमता जो मात्रात्मक योग्यता का एक हिस्सा है। यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा उपरोक्त सभी। देखिए यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन है, कह रहा ये तो हो चुका है चौथा। पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर है कि आइडेंटिफाई द रिलेशन ऑन द बेसिस ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन। क्यू इज द फादर ऑफ ए एंड बी, एक्स इज मदर ऑफ के, एन इज द सन ऑफ ए, एन इज ओनली ब्रदर ऑफ के, एक्स इज डॉटर इन लॉ ऑफ पी डॉट पी, पी हैज ओनली वन डॉटर एंड वन सन, हाउ इज एक्स रिलेटेड टू बी। दी गई जानकारी के आधार पर संबंध की पहचान करें। क्यू ए और बी का पिता है, के एक्स के की माता है, एन ए का पुत्र है, एन के का इकलौता भाई है, यक्स पी की पुत्र वधु है, पी की केवल एक पुत्री है और एक पुत्र है, यक्स बी से किस प्रकार संबंधित है? ये आपका सिस्टर लॉ यानी कि ननद से संबंधित है। ठीक, देखिए यहाँ पर कह रहा है ए सीरीज ऑफ नंबर इज गिवन, यू नीड टू फिल ए नंबर इन द ब्लैंक बाय अंडरस्टैंडिंग द पैटर्न ऑफ सीरीज, फिल इन द नंबर इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। 47, 48, 51, 60 और 87 है, बताइए अगला क्या आएगा? तो देखिए यहाँ पर 47 है, यहाँ पर 48 आया तो एक है। अब 48 से 51 जो गया है यहाँ पर आपका देखेंगे 3 की वृद्धि हुई है। इसके बाद यहाँ पर 51 से जो 60 हुआ है यहाँ पर 9 की वृद्धि हुई। अब देखिए 60 से 87 जो हुआ है ये आपका 27 का वृद्धि हुआ है। अब इसके बाद होगा आपका जो 27, इसके बाद देखिए 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, 3 51 आएगा, यानी कि 87 और 51 यहाँ पर अगर हम लोग जोड़ दें तो हमारा कितना आ जाएगा? 8 और 8 5, देख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों थोड़ा गलती हो गया, यहाँ पर देखिए 87, 88 एक आया, 48 से 51 गया तो यहाँ पर 3 आया। अब देखिए 3 का यहाँ पर 2 बार करेंगे स्क्वायर, तो यहाँ पर 3 त्रिका देखिए यहाँ पर 9 आ जाएगा, तो हमारा 51 से 9 और 60 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 हो जाएगा, 27 करेंगे तो ये हमारा 87 आ जाएगा। अब 27 तियाँ करेंगे तो यहाँ पर आपको कितना आ जाएगा? 81। तो 27 तियाँ कितना हो जाएगा हमारा? 81। अब देखिए यहाँ पर 87 और 81 यहाँ पर 81 जो जोड़ेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 168। तो 168 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 का बी। ठीक, तो 6 का बी यहाँ पर हो गया। अब देखिए यहाँ पर हो गया 7वां है क्वेश्चन, ड्रा ए कंक्लूजन बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन स्टेटमेंट, नो एप्पल इज ए पाम, ऑल पाम आर ऑरेंज, ऑल ऑरेंज आर मैंगोज, कंक्लूजन ऑल पाम आर मैंगोज। दूसरा यहाँ पर करें एटलीस्ट सम मैंगोज आर ऑरेंज। दी गई जानकारी के आधार पर निष्कर्ष निकालें। कथन, कोई सेब बैर नहीं है, सभी प्लम संतरे हैं, सभी संतरे आम हैं। निष्कर्ष, पहला कह रहा है कि सभी प्लम आम हैं, दूसरा कह रहा है कि कम से कम कुछ आम संतरे हैं, तो यहाँ पर बोथ ऑप्शन करेक्ट हैं। अब देखिए यहाँ पर है कि ए मैन कैन रीच ए सर्टेन प्लेस इन 40 आवर, इफ द रिड्यूसेज हिज स्पीड बाय 1/15 ही गोज 5 किलोमीटर लेस इन दैट टाइम, फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम। एक व्यक्ति एक निश्चित समय पर 50 घंटे में पहुंच सकता है, यदि वह अपनी गति 1/15 से कम कर देता है तो अपने उस समय में 5 किलोमीटर कम चल पाता है। इसके द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पर देखिए ये सब मैथ का क्वेश्चन है, आप अपने कॉपी पर अगर सॉल्व करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा, यहाँ मोबाइल की स्क्रीन पर सॉल्व करना संभव नहीं है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए तो इसका हम आपको करेक्ट आंसर बता दे रहे हैं। तो 8 का यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा वह आपका सी होगा, 75। अब देखिए यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है ये है आपका 9वां, ये भी आपका मैथ का ही है। तो मैथ के यहाँ पर जो भी क्वेश्चन है इसका सलूशन आपको खुद करना पड़ेगा, इसका आंसर हम आपको बता दें। इसका जो आपका आंसर होगा आप इसे पढ़ लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके आप अपना सॉल्व भी कर लीजिएगा। ये आपका 96 किलोमीटर पर हावर आएगा। ठीक, तो इसे आप लोग सॉल्व कर लीजिए, 96 किलोमीटर पर हावर। इसी तरह से यहाँ पर है 10वां क्वेश्चन, तो 10वां कह रहा है कि 300 का कितना प्रतिशत है। तो ये छोटा क्वेश्चन है, तो देखिए यहाँ पर 300 का कितना 3000 का कितना प्रतिशत है। तो देखिए
ये जो है आपका, ये है आपका 0.1% है। तो यहाँ पर इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, 0.1% है। 11 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर, ए मैन bought a lamp for Rs 100 and sold it for Rs 120. How much profit did he make? What is the profit percentage? कह रहा है एक आदमी 100 रुपये में एक दीपक खरीदा और इसे 120 रुपये में बेच दिया, उसका लाभ क्या होगा? तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि 100 रुपये का खरीदा था, 120 में बेच दिया, तो आपका 20 रुपये फ़ायदा हुआ। तो यानी कि इसका अगर परसेंटेज निकालेंगे तो या इसका प्रॉफिट 20% का हो जाएगा। तो 11 के यहाँ पर आपका हो जाएगा 20% वाला। ड्यूरिंग एन इंटरव्यू यू, एक साक्षात्कार के दौरान आप क्या करेंगे? तो देखिए एक साक्षात्कार यानी कि ड्यूरिंग एन इंटरव्यू यू कह रहा है अपना परिचय देने की क्षमता साबित करेंगे, ये भी सही, यानी कि कैन प्रूव योर एबिलिटी टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ प्रीमाई डोमिनेस्ट्रेट योर टैलेंट इज कम्युनिकेशन, यानी कि संचार में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकते हैं, ये भी सही है। गेट द अपॉर्चुनिटी टू शोकेस योर स्किल, अपने कौशल को प्रदर्शन करने का अवसर प्राप्त करें, ये भी सही है। तो उपरोक्त डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी वाला। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 13 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, थ्रू एन इंटरव्यू द एम्प्लॉयर इज एबल टू फाइंड इफ द कैंडिडेट, एक साक्षात्कार के माध्यम से नियोक्ता यह पता लगाने में सक्षम है कि क्या उम्मीदवार क्या होगा यहाँ पर? तो ये होगा आपका कि हैज द एबिलिटी टू परफॉर्म द जॉब, कार्य करने की क्षमता रखता है। अब देखिए यहाँ पर 14 नंबर का क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द स्टेप्स टू बी फॉलोड व्हाइल अप्लाइंग फॉर जॉब, नौकरी के लिए आवेदन करते समय पालन किए जाने वाले चरणों की पहचान करें। तो यहाँ पर जो चरणों का पहचान है, यहाँ पर देखिए जो है आपका कि अप्लाइंग फॉर जॉब विथ ए वेल रिटन रिज्यूम, एक अच्छी तरह से लिखित फिर से शुरू के साथ नौकरियों के लिए आवेदन करना। ठीक, देखिए यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन है, ड्यूरिंग एट इंटरव्यू वन शुड, एक साक्षात्कार के दौरान क्या चाहिए? तो यहाँ पर चाहिए कि एक मुस्कान के साथ साक्षात्कारकर्ता का अभिवादन करें, यानी कि ग्रीट द इंटरव्यू विथ ए स्माइल, फिर मेंटेन आई कांटेक्ट, स्पीक क्लियरली एंड लाउडली, आँख से संपर्क बनाए रखें, स्पष्ट रूप से और जोर से बोलें, ये भी सही है। कह रहा है व्हेन द इंटरव्यू इज ओवर थैंक यू द एम्प्लॉयर, जब साक्षात्कार समाप्त हो जाए तो नियोक्ता को धन्यवाद दें, ये भी सही है। तो ऑल ऑफ द एबव, उपरोक्त सभी यहाँ पर सही हैं। अब देखिए यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन है कि रिहर्सलिंग और प्रैक्टिस सेशन बिफोर एन इंटरव्यू इज कॉल्ड, एक साक्षात्कार से पहले अभ्यास या अभ्यास सत्र को क्या कहा जाता है? जिसे हम लोग बोलते हैं मॉक इंटरव्यू। तो मॉक इंटरव्यू यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 का डी। अब देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है, ऑनलाइन इंटरव्यू आर कंडक्टेड, ऑनलाइन साक्षात्कार आयोजित किए जाते हैं कहाँ पर? ये देखिए जो ऑनलाइन साक्षात्कार होते हैं या थ्रू वीडियो और ऑडियो प्लेटफॉर्म पर किए जाते हैं। ठीक, तो थ्रू वीडियो एंड ऑडियो प्लेटफॉर्म यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर का क्वेश्चन है, बिफोर अटेंडिंग एन ऑनलाइन इंटरव्यू इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू, ऑनलाइन साक्षात्कार में भाग लेने से पहले यह महत्वपूर्ण है। तो देखिए ऑनलाइन साक्षात्कार में भाग लेने से पहले जो महत्वपूर्ण है वो है आपका कि ऐसे स्थान का चयन करें जहां उचित प्रकाश व्यवस्था के साथ कोई गड़बड़ी या शोर ना हो। फिर दूसरा का रिज्यूम पेन नोट्स लिखने के लिए नोटबुक और एक गिलास पानी तैयार रखें, ये भी सही है। इंटरनेट कनेक्शन, माइक्रोफोन और वेब कैमरा का परीक्षण कर लें, ये भी सही। तो यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। अब देखिए यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन है, ए रिज्यूम लेट्स टू प्रॉस्पेक्टिव एम्प्लॉयर नोन अबाउट द कैंडिडेट्स, रिज्यूम से संभावित नियोक्ता को उम्मीदवार के बारे में पता चलता है। तो किसका पता चलता है? तो स्किल, एजुकेशन और एक्सपीरियंस, सभी का पता चलता है। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर 19 का डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 20 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि कैरियर ऑब्जेक्टिव शुड बी, कैरियर के उद्देश्य क्या होने चाहिए? तो देखिए कैरियर के उद्देश्य क्या होने चाहिए कि सुटेबल फॉर जॉब अप्लाइड फॉर ऑर्गेनाइजेशन, नौकरी के लिए उपयुक्त संगठन के लिए आवेदन किया। तो 20 का यहाँ पर बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 21 नंबर का क्वेश्चन है, एक्टिविटी दैट वन डज ड्यूरिंग फ्री टाइम सच एज रीडिंग, गार्डनिंग, राइटिंग ब्लॉग्स आर कॉल्ड, खाली समय में की जाने वाली गतिविधियाँ जैसे पढ़ना, बागवानी करना, ब्लॉग लिखना, ये सब क्या कहलाता है? तो ये आपका हॉबीज यानी कि शौक कहलाता है। ठीक, देखिए 22 नंबर का क्वेश्चन है, व्हेन ए पर्सन इज नेचुरली गुड एट डूइंग समथिंग इट इज हिज या हर, जब कोई व्यक्ति स्वाभाविक रूप से कुछ करने में अच्छा होता है तो यह उसका क्या है? यह उसका क्या होता है? स्ट्रेंथ यानी कि ताकत होता है। तो यहाँ पर इसका भी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ताकत।
अब देखिए यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन है, टूल्स एंड टेक्निक्स यूज टू मेक वंस टास्क इजियर टू वर्क इफिशियंटली एंड मेंशन्ड इन रिज्यूम आर कॉल्ड। किसी के कार्य को कुशलतापूर्वक कार्य करने के लिए आसान बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण और तकनीकी और रिज्यूम में उल्लिखित को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है स्किल्स, यानी कि कौशल कहा जाता है। 24 नंबर का क्वेश्चन है, ए पेड पीरियड ऑफ ट्रेनिंग दैट अलाउ यू टू लर्न ए पर्टिकुलर स्किल और ए सेट ऑफ स्किल व्हाइल यू वर्क इन द इंडस्ट्री इज कॉल्ड। प्रशिक्षण की एक भुगतान अवधि जो आपको उपयोग में काम करते समय एक विशेष कौशल या कौशल के एक सेट को सीखने की अनुमति देता है, वह क्या कहलाता है? तो इसे कहा जाता है अप्रेंटिसशिप, यानी कि शिक्षुता। तो 24 का यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रमोट्स अप्रेंटिसशिप थ्रू। भारत सरकार किसके माध्यम से शिक्षुता को बढ़ावा देता है? तो NAPS के थ्रू देता है। यहाँ पर 25 का ये आंसर करेक्ट हो जाएगा, NAPS। देखिए 26 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि इट इज इम्पॉर्टेंट डू डट ऑन द NAPS डट टू अप्लाई फॉर अप्रेंटिसशिप। रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। तो कह रहे इट इज इम्पॉर्टेंट टू रजिस्टर ऑन द NAPS पोर्टल टू अप्लाई फॉर अप्रेंटिसशिप। ठीक। 27 नंबर क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। दिए गए विकल्पों में से पेशेवर नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म का पहचान करें। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लिंक्ड इन। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, लिंक्ड इन। 28 नंबर क्वेश्चन है टू मेक इफेक्टिव जॉब सर्च यू मस्ट। प्रभावी नौकरी खोज करने के लिए आपको अवश्य करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? ये करना चाहिए कि जानिए आप किस तरह की नौकरी की तलाश में है, जहां आप ऐसे नौकरी के अवसर ढूंढ सकते हैं, आप कौन से दस्तावेज तैयार रखने की आवश्यकता है, ये सब आपका सही है, ऑल ऑफ द एबव। 29 नंबर क्वेश्चन है जॉब बेनिफिट्स दैट एन इंडिविजुअल कैन बेनिफिट फ्रॉम व्हेन एम्प्लॉयड। नौकरी के लाभ जो एक व्यक्ति को रोजगार मिलने पर मिल सकता है, उसमें सैलरी भी मिलेगा, हेल्थ केयर एंड इंश्योरेंस भी मिल जाएगा, PF मिलेगा। तो ऑल ऑफ द एबव यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन जो कि था सस्टेनेबल कैरियर से रिलेटेड। तो यहाँ पर हमारा पूरा कंप्लीट होता है सेकेंड ईयर का पूरा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का क्लासेज। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अब जो वीडियो हम लाएंगे आप लोगों के लिए वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का लाएंगे सेकेंड ईयर का, तो उसे आप लोग जरूर अपना प्यार दिखाइएगा, उससे शेयर करिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।